अगर आपके शब्दों में शक्ति है, तो उसे दुनिया के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से गौरव जी। गौरव जी, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। बहुत बहुत नमस्कार। अपने परिचय का एक प्रथम मुक्तक रखता हूँ, उसके बाद अपना जी। परिचय सुनेगा। कि सत्ता जब भी धर्म सनातन वाली बातें करती है, सत्ता जब भी धर्म सनातन वाली बातें करती है, गद्दारों के कानों में ये बातें बहुत अखरती हैं और नहीं बचेंगी अब भारत में किसी मुगलिया की कब्रें, नहीं बचेंगी अब भारत में किसी मुगलिया की कब्रें। मेरे नायक रघुनायक ये प्रभु राम की धरती है, मेरे नायक क्या बात है। रघुनायक ये प्रभु राम की धरती है। मैं गौरव गौरवान्वित अमावा लखनऊ की पावन धरा से आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूँ और एमएस केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे साक्षात्कार के लिए यहाँ आमंत्रित किया। मुस्कान केसरी जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय। प्यारी पंक्तियों से आपने अपना परिचय भी रखा है। ये पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा, क्योंकि आप खुद भी एक युवा कवि हैं, तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय में साहित्य में युवा रुचि रखते हैं या नहीं? देखिए, वर्तमान परिवेश में साहित्य के प्रति युवा बहुत ही उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में जी। मैं देखता हूँ कई सारे मंचों पर और कई सारे ओपन माइक टाइप कार्यक्रमों में युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, भारी से भारी संख्या में प्रतिभाग करते हैं और अपने अंदर के साहित्य की चेतना को उजागर करते हैं। तो इसी प्रकार जी। मैं देखता चला आता हूँ कि कई सारे युवा हैं, जो साहित्य के प्रति समर्पित हैं और साहित्य के प्रति अच्छा कार्य कर रहे हैं। युवा जो आजकल का है, वो साहित्य के प्रति कैसी उसकी चेतना है, कैसी मन स्थिति है, तो वाक़ई आजकल के युवा जो है साहित्य के प्रति समर्पित भाव रखते हैं। बिल्कुल। तो आदरणीय, जैसा आपने कहा कि आज के युवा साहित्य में समर्पित हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि पुस्तकें अब कम बिकती हैं पहले की अपेक्षा? देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में आप जी। आजकल का हर युवा, मैंने लिखा भी कहीं पर कि प्रेम की केवल कथाएँ बाँचने वाली जवानी और ये जी। जीवन नशे में काटने वाली जवानी, एक दिन निश्चित पतन कर देगी अपने देश का ये रील पर ठुमके लगाकर नाचने वाली जवानी। तो जिस दौर में हम युवा से केवल चेतनाएँ, ये महाराणा प्रताप के वंशज, केवल और केवल इनका लक्ष्य क्या रह गया है आजकल के ज़माने में कि रील बनाना। इनको मोबाइल दे दो महँगा, इनको बाइक दे दो महँगी, इनको अच्छे से अच्छे रहने की सुविधाएँ प्रदान कर दो और उसके बाद इनका लक्ष्य क्या है? एक गर्लफ्रेंड बना लेना। तो इस दौर में वो युवा इसलिए भी किताब से दूर है क्योंकि उसके हाथ में महँगा आईफ़ोन जैसा फ़ोन है, 40, 50, 60 हज़ार का, तो कैसे वो किताबें जी। पढ़ेगा? तो ये सब दायित्व है हम लोगों का। हम कवियों का दायित्व है, हम साहित्यकारों का दायित्व है, हमारे माता-पिता का दायित्व है कि उन्हें एक सही दिशा प्रदान। गौरव जी, आप कविताएं काफी अच्छी-अच्छी लिखते हैं। तो हमारा सवाल कविता से, क्या कविताएं समाज में कुछ परिवर्तन लाती है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही जायज़ प्रश्न है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और मेरे दिल का प्रश्न आपने पूछ लिया। क्या कि कविताएँ जो है, समाज के प्रति कैसा आचरण रखती हैं, कह सकते हैं, आचरण शब्द कह सकते हैं हम कविताओं के लिए, कि समाज के प्रति क्या लाभदायक है, कविता कैसे लाभप्रद हो सकती है। तो मेरी एक छोटी-सी कविता है मेरी शायद, मुझे अभी वो याद नहीं आ रही है। अगर बीच में याद आई तो मैं बता दूँगा आपको। तो उस कविता से ये प्रेरणा मिलती है कि हम समाज के प्रति, जैसे मैं गया कि एक कवि सम्मेलन मुझे करवाना था मेरे गाँव में। जी। तो पहली बार जब कवि सम्मेलन करवाना हुआ तो मैं गाँव में 2-3 लोगों से, प्रधान जी से और भी जो लोग हैं, विधायक जी से मिलने गया तो कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि आखिर कविता होती क्या है? क्योंकि इससे पहले जी। गाँव के लोग केवल ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम जानते थे,
नौटंकी का बिल्कुल। कार्यक्रम जानते थे, नाच गाने जी। का कार्यक्रम जानते थे, परंतु साहित्य क्या है उन्हें नहीं पता था। अच्छा। तो साहित्य से जोड़ने का कार्य देखिए, कविता समाज के लिए ऐसे भी लाभप्रद होते हैं कि आपको किसी का इतिहास ना पता हो, किसी भी चीज़ हुँ, का, वो आपको इतिहास से जोड़ने का कार्य करती है। जैसे कई सारे प्राचीन भारतीय ग्रंथ हुए, हमारी रामायण हुई, रामचरितमानस, वो भी एक काव्य है। जगत का हमारे प्राचीन कवि कुलगुरु श्रेष्ठ तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का निर्माण किया, तो सभी ने राम जी के जीवन के बारे में जाना, राम जी के इतिहास के बारे में हुँ, जाना। बिल्कुल। गोरा बादल जैसी महाकाव्य की रचनाएँ हम राजस्थान, मेवाड़ की पावन भूमि से महारानी पद्मिनी, गोरा बादल के विषय में जान गए, महाराणा प्रताप के विषय में हुँ, जान गए। तो इस प्रकार बिल्कुल। से कविताएँ जो है समाज के लिए एक ऐतिहासिक तौर से काम करती हैं। भावात्मक वो काम करती ही हैं, साथ में ऐतिहासिक घटनाओं से भी हमें जोड़ती चलती हैं। जो भी तो इतिहास में गौरव आप जी कुछ चीज़ें जब जी, जी, ओके। तो आदरणीय अगला सवाल आपसे यही होगा कि आपकी कविताओं का उद्देश्य क्या होता है? जब आप कविताएँ लिखते हैं, तो क्या-क्या ऐसी बातें हैं जो आप एकदम गहराई से सोचते हैं? या फिर ऐसा क्या आप सोच के लिखते हैं जो आप समझते हैं कि हाँ, समाज में ऐसा परिवर्तन हो सकता है? देखिए, आज के दौर में जो सबसे बड़ी समाज की समस्या है, जी। वो युवाओं से संबंधित है हुँ, हुँ। कि हमारा युवा किस प्रकार से देश में योगदान दे, देश के प्रति समर्पित भाव रखे। आज़ादी के समय हुँ, में भी कई सारे कवियों ने कविताएँ लिखी और उन्होंने हुँ, आज़ादी में महत्वपूर्ण उन उन कविताओं ने आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिनको सुन कर के, जिनको पढ़ कर के देश के युवा सारे चेतना से संबंधित हो करके और देश में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं युद्ध में। तो कविताएँ हर समय अपनी एक चाहे वो रण कौशल में रही हों, चाहे वो समाज के प्रति किसी सुधारक भाव से रही हों, इस प्रकार से अपनी अग्रणी भूमिका कविताओं ने हरदम निभाई है। तो मैं यही सोच कर लिखता हूँ, जब भी कविताएँ लिखता हूँ या बैठता हूँ, और ये कविताएँ लिखना देखिए, कविताएँ कोई लिखता नहीं है। स्वयं माँ भगवती की जब कृपा होती है, स्वयं माँ वीणा वादिनी जब हम पे कृपा करती हैं, तब हमसे स्वयं लिख जाता है वो। हम जो भी मंच पर बिल्कुल। बोल देते हैं, वो माँ भगवती हमसे बुलवाती हैं। तो जब भी माँ भगवती की कुछ कृपा होती है, तो मैं ये ध्यान में उनको ध्यान में रख कर के माँ भगवती को लिखता हूँ कि जैसे मैं इस समय देश में बड़ी होड़ सी लगी है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान का युद्ध और कई हुँ, सारी चीज़ें, हिंदू मुस्लिम की बातें और जैसे देश के प्रति कई सारी ऐसी मुहिम चलाई जा रही हैं कि देश में किस हुँ, तरह से बदलाव लाए जा सकते हैं। तो जी। इस प्रकार से मैं जब भी मैं जब भी कविताएँ लिखता हूँ, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के, उन सारी बातों का समावेश करके वो साहित्य में पिरो देता हूँ। तो वो कविता बन जाती है और बहुत ज़्यादा मेरी कविताएँ राम पे मिलेंगी आपको, भगवान प्रभु श्री राम पे और जी। और कई सारे समावेशिक विषयों पर मिलेंगी। इस तरह से मेरी कविताएँ होती हैं। तो कहा जाता है कि कविताएँ सबसे सरल माध्यम होता है अपनी भावनाओं को दर्शाने का। तो कैसी-कैसी भावनाएँ आप दर्शाते हैं अपनी कविता के माध्यम से? जी, बिल्कुल। देखिए, मैं तो ओज कवि हूँ, तो केवल और केवल देश की बात करता हूँ। सिर्फ़ अच्छा। उससे केवल और केवल देश की बात होती है। हमने लिखा भी था कि प्रेम करिए, प्रेम से हमको नहीं परहेज। प्रेम विश्व का बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रेम सभी को प्रेम करना चाहिए। परंतु हमारा लक्ष्य केवल, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमारा लक्ष्य केवल प्रेम करना नहीं है। हमारा जन्म केवल प्रेम जी, करने के लिए नहीं हुआ। हमारा जन्म, हमारा धर्म और हमारा कर्म इस देश के प्रति समर्पित भाव के लिए हुआ है।
तो उसके लिए हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए। मैंने कहीं लिखा कि प्रेम करिए, प्रेम से हमको नहीं परहेज है, और ना ही हीर रांझे से भी कोई खेद है, ले लिया आनंद भी इस साप्ताहिक प्रेम का। वो जो फरवरी का महीना चलता है, साप्ताहिक प्रेम चलता है, कि ले लिया आनंद भी इस साप्ताहिक प्रेम का, यह महज बस है उदाहरण एक दैहिक प्रेम का। पा लिए दो चार लैला और मजनू आप बनिए, देश की रक्षा नहीं कर पाए तो अभिशाप बनिए। देश की रक्षा नहीं कर पाए तो अभिशाप बनिए। बहुत ही शानदार है। तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में एक कवि की कविता चुराना गया है, क्या ये बात सच है? देखिए, मेरा एक दोस्त है निर्भय निश्चल, हास्य कवि है वो भी, और उसने कभी चोरों पर लिखा था कि जो बहुत मीठा है खट्टा रहा होगा पहले, नहीं, हमारे घर कभी कट्टा रहा होगा पहले, जो बहुत मीठा है खट्टा रहा होगा पहले, और जो दूसरों के शेर चोरी करके बढ़ता है, किसी जमाने में चुट्टा रहा होगा पहले। तो कुछ इनके समर्थक भी मिल जाते हैं चोरी करने के। तो इस प्रकार से कई सारे, देखिए साहित्य के दौर में आप, एक तो सोशल मीडिया के दौर में आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि ये आपकी है। पता चला मैं लखनऊ में रहकर कोई रचना लिखता हूँ कि राम की धरा पे खड़े राम का प्रमाण मांगे, ऐसे रामद्रोहियों को मार देना चाहिए, वही रचना कोई महाराष्ट्र में पढ़ रहा है। अच्छा, मेरी रचना मतलब आपके अपने साथ नाम भी से ये कोई घटना हो महाराष्ट्र रखी है? हाँ, आपके साथ भी ये घटना हो रखी है, आपकी कोई रचना पढ़ रहा है अपने नाम से? नहीं, मेरे साथ तो अभी माँ भगवती की कृपा है कि मेरे साथ नहीं हुई, और मेरा कोई अच्छा। ऐसी मंचों की जो मेरी सबसे पसंदीदा लाइन रही हो, लोगों की सबसे पसंदीदा लाइन रही हो, वो अभी तक तो नहीं चोरी हुई। और मैं समझता हूँ कि मुर्गी के अंडे चोरी हो जाने से मुर्गी बांझ नहीं हो जाती। जिसको चोरी का भाव है वो एक्चुअल में साहित्यकार नहीं है, वो चोरी करके ही सारी उम्र पढ़ेगा, और वो इतनी ख्याति भी नहीं प्राप्त कर सकता जो चोरी का भाव रखता है, चाहे वो सोशल मीडिया का दौर हो, चाहे किताबों से चोरी करके पढ़े, वो कभी आगे तो नहीं बढ़ सकता। इससे उस पे कभी माँ भगवती बिल्कुल, कृपा नहीं बिल्कुल। कर तो सकती। इससे कहीं न कहीं एक लेखक का अपमान नहीं होता है? जो लेखक वास्तव में उस कविताओं को लिखता है, अगर उसको उस तरह का प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और वही कविता के लिए किसी दूसरे कवि को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये तो कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है साहित्य को लेके, एक साहित्यकार को लेकर। देखिए, जैसे मैंने कोई 4 पंक्तियाँ लिख दी, कोई भी जी। पंक्तियाँ ले लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया कि परिवारों के परिवेशों में करके दर्ज निभाऊँगा, चढ़ा हुआ है हुँ, जो सिर माथे सारे कर्ज निभाऊँगा, और हमको हुँ, नहीं लुभाते हैं ये महज बोलने के रिश्ते, बहन कहा है तो भाई के सारे फर्ज निभाऊँगा। जैसे मैंने ये 4 पंक्तियाँ लिख दी, और कल को जी, कोई दूसरा युवक, दूसरा साहित्यकार महाराष्ट्र, पंजाब जैसे, राजस्थान जैसे भूमि पर ये 4 लाइनें अपने नाम से पढ़ देता है, और वो मुझसे ज़्यादा रीच उसकी चली जाती है, मिलियन में रीच उसकी चली जाती है। वो वायरल हो जाता है उन पंक्तियों से। हुँ, और जब वायरल होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वीडियो मेरे तक भी पहुँचेगी, लखनऊ में भी हुँ, पहुँचेगी, कई सारे जानने वाले लोग मुझे भेजेंगे भी। तो हुँ, ये मन में हीन भावना तो आती है, सबके आती है, कि बताओ मैंने इतनी मेहनत से लिखा, उसपे मेहनत की, क्योंकि आप जब साहित्य लिखने बैठेंगे, कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है एक-एक लाइन बनने में मुक्तक की कहाँ महीनों पड़ी रहे वो ना बने, और माँ सही भगवती बात की है। कृपा होती है, तो वो आधे घंटे में लाइन बन जाती है, 1-1 मिनट में लाइन बन जाती है। तो ये हीन भावना होती है, बिल्कुल, परंतु मेरा मानना ये है कि थोड़ा-सा अगर आप पॉजिटिव सोचें, तो जैसे अर्जुन सिसोदिया जी की एक 2 पंक्तियाँ बहुत वायरल हुई गीत की, कि युद्ध जी। नहीं जिनके जीवन में बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण हुँ, को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अब कुछ हुँ, लोग बताते हैं, जो मंचों पर नहीं है, कुंठित लोग हैं, वो बताते हैं कि ये पंक्तियाँ तो रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। जी, तो अर्जुन सिसोदिया जी को इस पे बड़ा गर्व होता है कि मेरी कविताओं की समीक्षा आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी से हो रही, कि दिनकर दिनकर जी के समतुल्य मेरी कविताएँ हैं।
इतनी अच्छी जी। पंक्तियां मैंने लिख दी हैं कि लोग इसकी तुलना दिनकर जी की कविताओं से कर रहे हैं। तो इस हुँ, प्रकार से अगर कोई चोरी कर लेता है, वायरल हो जाता है, तो आपको ये पॉजिटिव सेंस में सोचना चाहिए, सकारात्मकता के भाव से सोचना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो समाज के योग्य है और वो वायरल होने के योग्य है। इसमें बिल्कुल। उसकी कोई ख्याति नहीं, इसमें आपकी ख्याति है। बिल्कुल आदरणीय। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को भी हमने देखा है, जो साहित्य में रुचि रखते हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में बहुत अशुद्धियाँ पाई जाती है या वो अच्छे तरीके से प्रस्तुति नहीं कर पाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को लेके इस पे कोई कार्यशाला लगानी चाहिए? देखिए, लखनऊ के अंतर लखनऊ संभाग के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश हुँ, संभाग के अंतर्गत और हमको लगता है राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकारें कार्य कर रही हैं इसको लेकर के। कई सारे सांस्कृतिक विभाग इस पर काम कर रहे हैं और हुँ, हुँ, तरह-तरह की कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कई सारी प्रतियोगिताएँ भी रखी जाती हैं और जैसा आपकी आपकी संस्था है एमएस केसरी पब्लिकेशन, इसके द्वारा भी हुँ, हुँ, मैं अधिकतर देखता रहता हूँ आप युवाओं के लिए और कई सारे ऐसे आपकी संस्था और मुझे लगता है कई सारी और भी संस्थाएँ हैं जी, जो इस प्रकार के कार्य कर रही हैं। आपकी संस्था में देखता हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे साहित्यकारों को आगे ला रही हैं, जिन्हें कहीं भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। परंतु आपकी संस्था कंटिन्यू ये ब बराबर ये कार्य करने के लिए तत्पर है कि हम ऐसे युवाओं को ढूँढें, ऐसे प्रतिभावान व्यक्तियों को ढूँढें जिनके अंदर कोई कला की रुचि है, किसी भी प्रकार की कला हो। आप ओपन माइक करवाते हो उसमें भी मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग जो हैं आते हैं आपके चैनल से, पॉडकास्ट होता है उनका और भी कई सारी चीज़ें, साक्षात्कार होता है अलग-अलग क्षेत्र के लोगों का। तो इस प्रकार से सरकार भी अपनी मुहिम कर रही है, संस्थाएँ भी अपनी मुहिम कर रही हैं और इस पर बराबर निरंतरता से कार्य कर रही हैं और करना भी चाहिए लोगों को क्योंकि साहित्य लिखने से ज़्यादा आप साहित्य का माहौल बनाएँ पहले आस-पास। मैं देखता हूँ कि हुँ, युवा आजकल का साहित्य लिखने तो लगता है, परंतु हुँ, उसके हुँ, घरवाले नहीं सुनना पसंद कर रहे हैं साहित्य। आप बिल्कुल, सर्वप्रथम आप अपने घरवालों को ही समझाइए कि साहित्य है क्या? फिर उसके बाद आप बिल्कुल, बाहर बिल्कुल। समझाइए, अपने समाज को समझाइए, अपने मोहल्ले वालों को समझाइए, ग्रामवासियों को समझाइए। तो इस प्रकार से पहले माहौल बनाएँ, तब लिखना प्रारंभ करें, अपने श्रोता स्वयं ढूँढें। बिल्कुल। और वर्तमान समय में देखा भी जा रहा है कि आजकल के लोग सीखना कम, प्रस्तुति करना और सम्मानित होना ज़्यादा चाह रहे हैं। इसके बारे में आप क्या हाँ, कहना चाहेंगे? बहुत सही प्रश्न है आपका, ये भी मेरे मन का प्रश्न है। अच्छा। देखिए, सम्मान, माला, मंच और माइक, बहुत सारे हुँ, साहित्यकार होते हैं। मैं लखनऊ में जब भी कवि सम्मेलन करवाने के लिए टीम ढूँढता हूँ, तो ऐसे तो हुँ, बहुत सारे 6000 साहित्यकार हैं लखनऊ की पावन धरती पर। परंतु जी, उन 6000 साहित्यकारों अगर 6 आप ढंग ढंग के साहित्यकार ढूँढिए जिनमें साहित्य है, जो मंच, माला, जी। माइक और सम्मान के लायक हैं एक्चुअल में, वो नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, वो अगर सुनाने लगें, तो ये मान के चलिए कि जनता उठ के भागने लगेगी, ऐसी स्थिति आ जाती है। चिल्लाते अच्छा। बहुत हैं कि मंच नहीं मिल रहा, मंच नहीं मिल रहा, मंच नहीं मिल रहा। कैसे मंच मिले? पहले आप खुद में अध्ययनशीलता लाइए। अध्ययन ज़रूरी है, धैर्य ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। और मैं ये भी कहूँगा, एक तरफ तो ये भी कि आप में अध्ययनशीलता ज़रूरी है, आप में धैर्य ज़रूरी है और दूसरी तरफ ये भी है, कोई भी बड़ा कवि, कोई भी लेखक या कोई भी बड़े से बड़ा साहित्यकार देश दुनिया का, किसी भी नवांकुर साहित्यकार को, नव साहित्यकार को ये नहीं कह सकता है कि आप लायक नहीं है मंच के। वाह! कोई भी क्या बात है। नव साहित्यकार ये नहीं कह सकता क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपने आप को पहले तराशिए, नया हुँ, हुँ। साहित्य जब भी आप पुराने साहित्यकार से मिलें, तो कहता है कि पहले आप अभी लायक नहीं हो मंच के। तो कोई भी हुँ, साहित्यकार ये नहीं कह सकता है, वो चाहे जितना भी बड़ा साहित्यकार क्यों ना हो। क्योंकि जब भी माँ भगवती बिल्कुल, की कृपा होती है, तो लेखनी आप से आप कालिदास की तरह चलने लगती है। मूर्ख से मूर्ख भी बिल्कुल। विद्वान बन जाता है। बिल्कुल, गौरव जी, आपके शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही
गंभीरता से और बहुत ही सरलता से हर प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, आपके इस साहित्यिक क्षेत्र में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? जी ये भी प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आपने किया कि मेरा प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, शुरुआत से ही साहित्य में रुचि इसलिए भी आ गई चूँकि मैं शुरुआत से जब भी गाँव के स्कूल में सरकारी स्कूल से मैं कंटिन्यू पढ़ा हूँ। इसमें हुँ, हुँ। बहुत ही हमें इसमें बहुत ही गर्व किसी भी कॉन्वेंट स्कूल से मैं नहीं पढ़ा, कॉलेज से मैं नहीं पढ़ा, जिसमें जी, एसी हॉल लगा हो, जिसमें कई सारे फैसिलिटीज़ दी जा रही हों, रोज़ नए-नए कार्यक्रम हो रहे हों। किसी भी ऐसे का हुँ, स्कूलों से नहीं पढ़ा, परंतु मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आचरण, हमारे चरित्र, हुँ, इन सबको बढ़ावा मिलता है। ऐसे स्कूलों से मैं जी, पढ़ा हूँ, तो हमेशा से रुचि अच्छा, रही है किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने की। अगर गुरुजी बताते थे कि ये आपको कविता पढ़ना है, काव्य पाठ करना है, तो किसी भी की 4 लाइनें याद करके मैं चला गया स्कूल, याद सुना दिया। अच्छा। और सबसे पहले मैं कक्षा 6 में था, तब मैंने पहली हुँ, हुँ, कविता सुनील जोगी की थी कि मोदी जी पर कविता थी, तो मैंने राजनीतिक विषय को लेकर के वो कविता उनकी सुनाई थी सुनील जोगी की। फिर उसके बाद सुदीप भोला जी को पकड़ा, उनकी कविताएँ मैंने सुनाई स्कूल में। फिर कंटिन्यू करते-करते 9 तक मैं 9वीं मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। तो हुँ, हुँ, उसके बाद से कंटिन्यू होता गया, फिर 12th के बाद मैं मंच पर आ गया था। अपना खुद का एक लखनऊ के अंदर अपनी खुद की संस्था बनाई, अजल फाउंडेशन के नाम से, और लखनऊ के अंदर उसके अंतर्गत कई सारे कवि सम्मेलन करवाए। और उसके बाद कंटिन्यू ये अभी तक चल रहा है, माँ भगवती की कृपा बनी हुई है, अनवरत मंचों पर रहता हूँ और देश के प्रति समर्पित भाव, ओज की कविताएँ करता हूँ। बिल्कुल। गौरव जी, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो हर क्षेत्र में या तो प्रोत्साहन मिलता है या तो आलोचन सुनने को मिलता है। तो आपको क्या मिला था साहित्य के क्षेत्र में? देखिए, आपने हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक बिल्कुल। प्रोत्साहन मिला और दूसरा आपने हुँ, बताया कि आलोचना। आलोचना कई सारे साहित्यकारों की भी हुई हैं, कई सारे लेखकों की हुँ, भी हुई हैं। हुँ, देश के युगवक्ता आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, जो समय कवि हैं, उनकी जी, राजनीतिक राजनीतिक विषयों से लेकर के आलोचना हुई और कई सारी हुँ, विषयों से तो इस प्रकार से आपने मुझको लेकर पूछा, तो जब हुँ, मैं हुँ, शुरुआती दौर में था, वही मंचों पर आया ही था 11th में था, मैं हुँ, हुँ, 11th का पढ़ रहा था, तब मैं था मंचों पर आया था। तो घर के लोगों ने और रिश्तेदारों ने विरोध करना शुरू किया कि क्या है, अच्छा। रात-रात भर रहता है मंचों पर, ये हुँ, क्या करेगा आगे चलकर, इसका लक्ष्य जीवन का यही है। मम्मी से कई सारे कॉल आते थे माताजी के पास कि ये क्या करेगा, ये क्या बनेगा, मामा लोगों के कॉल और कई सारे लोगों के कॉल। अ, और तो इस प्रकार से बहुत सारा ट्रोल लेकर के, बहुत सारी चीज़ें लेकर के, बहुत सारे नकारा बातें लेकर के मन में, इसके बाद भी साहित्य को जीवंत रखना ये बड़ी बात है। तो बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को अगर आप लेंगे तो आप निश्चित तौर से ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब भी आप तो कोई अच्छा कार्य करने चलते हैं, तो उसमें संघर्ष पहली चीज़ है, पहली सीढ़ी आपकी संघर्ष है। अगर आप बिल्कुल, उसको बिल्कुल, पार कर लेते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। शायद यही वजह है कि आज आप प्रेरणा स्रोत के रूप में मंच पे विराजमान हैं। तो आदरणीय, अब बारी है हमारे श्रोताओं और युवाओं की। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को मैं बार-बार कहता हूँ कि मैंने लिखा कि खून से सम्मान देती आई है, हुँ, सरहदों हुँ, पर तान जान देती आई है, और प्रेम हुँ, हुँ, में उलझी हुई पीढ़ी सुने या ध्यान से, जो प्रेमिकाओं के जुल्फों से खेलते हैं और कहते हैं यही जीवन है। प्रेम में उलझी हुई पीढ़ी सुने या ध्यान से, नौजवानी ही सदा बलिदान देती आई है। बिल्कुल, नौजवानी ही सदा बलिदान देती आई है। तो
आपका लक्ष्य केवल लड़की पटाना नहीं है, आपका लक्ष्य है देश के प्रति अपने आप को सेवा के भाव से समर्पित करना। आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप लोगों को हमेशा देश की सेवा के प्रति सर्वप्रथम समर्पित रहना चाहिए, उसके बाद कोई और है, उसके बाद आपका समाज है, आपका परिवार है, उसके प्रति समर्पित भाव रखना चाहिए। किसी एक चेहरे के लिए आप अपना जीवन बर्बाद कर दें, इसके लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। तो क्या ये बात! है युवाओं का संदेश। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपने तरीके से युवाओं को एक बहुत ही प्यारा-सा संदेश दिया है कि जीवन में प्यार-मोहब्बत एक हर किसी की ज़रूरत है, लेकिन देशभक्ति एक ऐसा जुनून है, एक ऐसा प्यार है, जिसको मतलब आप जितना बढ़ाएँ उतना ही कम लगता है। तो सबसे पहले अपना राष्ट्र है, आप एक क्योंकि कहा जाता है एक युवा भविष्य होता है हमारे देश का, तो हमारे भविष्य को बहुत सारा लक्ष्य तय करना है और उसी दिशा में चलना है। तो आप सभी जी, सुन रहे थे लखनऊ से गौरव जी को, जिन्होंने बहुत सारी प्रश्नों का उत्तर आप सभी के बीच दिया है, अपने अनुभव को आप सभी के साथ साझा किया है। उम्मीद है आप सभी को इनके विचार पसंद आए होंगे। वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार, आशीर्वाद देते रहें। मैं आप सभी से लेती हूँ यहीं पे अलविदा, फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए प्रेरणा स्रोत के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार।